तो कीवर्ड है DevOps। बेसिकली ये दो वर्ड्स को मिलकर बना है, डेव एंड ऑप्स। जो डेव वाला पार्ट है ये डेवलपमेंट आता है, तो बेसिकली डेवऑप्स में डेवलपमेंट भी इंक्लूड होता है। तो जिस बंदे को डेवऑप्स आता है उसे डेवलपमेंट भी आना चाहिए टेक्निकली, वर्ड कीवर्ड के अकॉर्डिंग। बट मोस्टली जो चीजें करते हैं आजकल डेवऑप्स इंजीनियर, वो करते हैं ये वाला पार्ट, ऑप्स में सब चीजें आती है कि लाइक CI/CD सेटअप करना एंड कंटेनराइज करना एप्लीकेशन को, उसे होस्ट करना। तो अभी ये पार्ट सिर्फ ऑप्स है। और अगर डेवलपमेंट वाला है, जिसे मतलब कोडिंग में आती है और फुल्ली फ्लेज्ड वो डेवलपमेंट भी कर रहा है और ऑपरेशंस का काम भी कर रहा है, तो वो टेक्निकली प्रॉपर एक डेवऑप्स इंजीनियर होता है। तो ये कीवर्ड का मतलब है। तो अब इसके अंदर मतलब जो डेवऑप्स के टूल्स है या जो सर्विसेज कह लें उसकी हम, तो वो बेसिकली 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करी गई है। पहला होता है कंटेनराइजेशन। सेकंड आता है CI/CD। थर्ड आता है वर्जन कंट्रोल। और फोर्थ आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। MGMT। ठीक है, तो इसके अंदर ही डेवऑप्स के जितना भी पूरा फील्ड है वो इन 4 चीजों के अंडर आ जाता है। तो ये सब चीजें तो बात की बात है, पहले CI/CD, कंटेनराइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन में ये सब चीजें। तो डेवऑप्स का सिर्फ इतना काम नहीं होता है कि प्रॉब्लम वो मतलब एप्लीकेशन बनाई और उसको होस्ट कर दिया, ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। डेवऑप्स इंजीनियर जो भी है, पर्सनल है, उसका सबसे पहला काम है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना। जैसे अभी एक स्टेटमेंट चल रहा है, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है, जो मुझे सॉल्व करना है, कल्याण दा ने दिया है कि रेडिस का क्लस्टर बनाना है, 3 अलग अलग रीजन में होंगे क्लस्टर, और मास्टर में कुछ नहीं डालना है, सब स्लेव में डालना है। रेडिस आउट ऑफ द बॉक्स ये अलाउ नहीं करता है बिल्कुल भी, बट हमको ये करना है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना और उनके लिए चीजें डिप्लॉय करना, वेदर ऑन क्लाउड और ऑन प्रेम। तो अब ऑन प्रेम और क्लाउड क्या होता है? ऑन प्रेम, ये कीवर्ड आप काफी बार ऑन प्रेमिसेस भी लिख लीजिए, प्रेमिसेस और क्लाउड। और ये कीवर्ड और ऑप्शन हो गए बेयर मेटल। इनमें क्या डिफरेंस होता है? लाइक क्लाउड तो ये है बेसिकली कि डेटा सेंटर्स है, किसी और का कंप्यूटर है, उसमें आपका डेटा स्टोर हो रहा है, तो इसमें डेटा सेंटर्स आ गए। ऑन प्रेम में क्या होता है? ऑन प्रेम 2 तरीके का होता है, या तो आप ऑन प्रेम बेयर मेटल करोगे, जैसे मेरा मान लो इस सर के लैपटॉप में मेरा कोई सोल्यूशन है वो डिप्लॉयड है, या मैं किसी और कंपनी में जाकर लगा दूंगा, यूज कर लो, जैसे चेक इन चेकआउट, जैसे ये हमारे गेट पे लगा हुआ, तो ये हो गया एन प्रेम सोल्यूशन, मेटल, बेयर मेटल वाला। ऐसे ही ऑन प्रेम वो सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, ऑन प्रेम बेयर मेटल और ऑन प्रेम सॉफ्टवेयर। तो ऑन प्रेम का मतलब ये होता है कि आपका जो सोल्यूशन है वो आप किसी और प्रीमिसेस में जाके इंस्टॉल कर रहे हो, वेदर इट इज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्लाउड तो आप सब अवेयर हो गए कि क्लाउड क्या चीज है। डेटा सेंटर्स है, किसी और कंप्यूटर्स है, पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस पर अपना सोल्यूशन डाल रहे हैं। बेयर मेटल होता है कि जैसे मान लो एक डेल का लैपटॉप लिया हमने i7 का, और उसमें हमने VMware डाला। VMware बेसिकली क्या होता है? VMware, और जैसे ये कंटेनराइजेशन हो गया। इससे पहले जब कंटेनराइजेशन की एज से पहले क्या था? वर्चुअलाइजेशन था। वर्चुअलाइजेशन, तो इसमें हम क्या करते थे, मान लो हमने एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप ले लिया, कंप्यूटर ले लिया, उसके अंदर हमने डाला VMware। ये सब होते हैं हाइपरवाइजर्स। बताओ उनका मतलब क्या होता है? हाइपरवाइजर्स, तो बेसिकली हाइपरवाइजर्स क्या करते हैं, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं। उस लेयर में हम कुछ भी कर सकते हैं। इधर जैसे हमारा विंडोज है, तो विंडोज पे हमने कोई हाइपरवाइजर डाला। हाइपरवाइजर एक तो ये हो गया VMware, एक हो गया ESXi, एक हो गया जो विंडोज का अपना आता है हाइपर V। तो इनके थ्रू ये एक लेयर बना देते हैं हमारे हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम
के ऊपर उस लेयर पे हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लो मेरा विंडोज लैपटॉप है, तो मैं इनकी हेल्प से अपने विंडोज में उबंटू सिस्टम चला सकता हूँ, मैक ओएस चला सकता हूँ, या और कोई भी फेडोरा वगैरह जितने भी हैं वो सब मैं चला सकता हूँ। तो ये एक लेयर का, अब वो ये क्या हेल्प करेगा, ये हमें ये प्रिविलेज देता है कि जो हमारा हार्डवेयर है, मान लो अगर हमारा 16 GB रैम है मेरे मेन सिस्टम में और 1 TB स्टोरेज है, और मैं चाहता हूँ 2 Ubuntu के मैं वीएम चलाऊं अपने में, तो इसमें से मैं अपना पहले डाउनलोड करूंगा उसका इमेज उबंटू का आईएसओ फाइल, इसमें इंसर्ट करूंगा, और ये फिर मुझसे पूरा गाइडेड स्टेप्स होते हैं कि आप कितने वीएम बनाना चाहते हो, किस वीएम को कितना रैम देना चाहते हो, कितना स्टोरेज देना चाहते हो, उससे हम करके इससे बन जाएगा, और फिर हम रिमोटली उनको एक्सेस कर सकते हैं। कंसोल देता है ये प्रॉपर। तो ये हो गया वर्चुअलाइजेशन। तो पहले सॉल्यूशन ऐसे ही डिप्लॉयड होते थे, एप्लीकेशन है इसमें उबंटू इंस्टॉल करा VMware के थ्रू, उसमें क्लोन कर लिया जाके गिट विट इंस्टॉल करके सब, और वहां एप्लीकेशन चला दिया। तो ये वहां तक ठीक था जब तक हम मोनोलिथिक अप्रोच रख रहे थे एप्लीकेशंस का, यानी कि एक बैकएंड एक फ्रंट एंड। बट जैसे जैसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, करने लगा ठीक है। तो अब मोनोलिथिक में तो ये अप्रोच एक तरीके से फिजिक, वहां पर भी दिक्कत आ रही थी स्केलेबल करने में, और जब मान लो जैसे एप्लीकेशन है, ट्रैफिक बढ़ गया या नए नए मॉड्यूल्स ऐड होते रहे, तो हमें क्या करना पड़ता था, बार बार इसमें आना पड़ता था, नया कोड चेक इन करना पड़ता था, फिर दोबारा डिप्लॉय करना पड़ता था। अगर रैम कम पड़ गई तो इसमें फिर हाइपरवाइजर की हेल्प से और रैम अलॉट करनी पड़ती थी। फिर एक पॉइंट मान लो ऐसा आ गया कि है ही नहीं हमारे पास स्पेयर रैम, तो फिर हार्डवेयर में नई रैम डालो, उससे लो। तो ये सारे चैलेंजेस थे वर्चुअलाइजेशन यानी कि VMware क्रिएट करने में। फिर और प्रॉब्लम तब आई जब हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे आ गए। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, अब माइक्रो सर्विस में तो आपको पता ही है कि हर चीज की अलग अलग सर्विस बनती है। फाइल अपलोड का अलग बनेगा, ऑथेंटिकेशन का अलग बनेगा, सारी अलग। अब इसमें अगर हम इस तरीके से करने गए तो ऑरेंज ही होगा 64 GB। मान लो अगर हमारा बड़ा एप्लीकेशन है, लाइक हम मान लो नोड वाले लेवल पे अगर कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए तो हमें एक वीएम भी बहुत बड़ा चाहिए होगा। कितनी हम एक्सटर्नल रैम कितनी लगा लेंगे, हार्डवेयर का भी तो एक लिमिटेशन होता है ना। तो इस चीज का सोल्यूशन आया फिर ये कंटेनराइजेशन। तो बेसिकली कंटेनर्स क्या होते हैं, अभी डॉकर तक तो जा ही नहीं रहे, बेसिक एक वो बताता हूँ कंटेनर क्या होता है। कंटेनर तो आप वर्ड से लग रहा होगा, कंटेनर यानी कि एक खाली डब्बा, ठीक है। इस डब्बे के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं जो आप चाहो। तो इसमें इसने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, तो इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हमारा इस कंटेनर का, वो हम खुद लिख सकते हैं। दिव्यम, एक ये बताओ, ये जो ऑन प्रेम और ये क्लाउड था ना, इसमें जो एक्सेस कंट्रोल है सबके लिए सेंट्रलाइज होता है या कोई भी कहीं से कभी ग्लोबली कर सकते हैं? नहीं, जो भी हम एक्सेस देते हैं वो हमारा लिमिटेड होता है, एसीएस हम लगाते हैं। तो जो ये कुछ एसीएस जैसे होते हैं जिन्हें हम कस्टमाइज कर सकते हैं, खुद अपने आप सॉल्यूशंस बना सकते हैं, वो अलग मॉड्यूल होता है एप्लीकेशन में, कुछ और में मिलते ही हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ग्लोबली कोई भी नहीं एक्सेस कर सकता है, जो आपको जिसको अथॉरिटी होगी वही करेगा एक्सेस। वो तो मैं समझ गया, ग्लोबली इन द सेंस क्लाउड इज लाइक कहीं भी रहे हम एक्सेस अगर हमारे पास है तो हम एक्सेस कर पाएंगे। ऑन प्रेम में तो हमें फिजिकली उसको प्रेजेंट होना जरूरी है। बट इसमें भी ये है कि जैसे कुछ कुछ कंसेप्ट है, हैक्स तो हम किसी भी चीज में कर सकते हैं। अब मान लो जैसे मेरा एक सिस्टम है वो यहाँ पर है, मान रेडॉन सर्वर जैसे था हमारा, वो ऑन प्रेम सर्वर था हमारा, लेकिन मैं अपने घर बैठे भी एक्सेस करता था उसे, आशीष सर भी करते, तो वो कंसेप्ट आ जाते हैं डिफरेंट। फिर वो ज्यादा डिटेल में जाना हो जाएगा, जैसे RDP हो गया, RDP ले लिया, रिमोट डेस्कटॉप प्रोफाइल, या फिर SSH ले लिया, SSH हो गया। तो पॉसिबल हर चीज है, बट ये जनरल अप्रोच होता है जो, ठीक है। तो कंटेनर्स का क्या सीन था, एक खाली डब्बा है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो। अब रखोगे कैसे, उसके लिए बनती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। अब एग्जांपल देता हूँ डॉकर का। डॉकर क्या करता है, जो अब तक जो कंटेनराइजेशन टूल यूज होते थे,
वो होते थे कंटेनर डॉट डी और रॉकेट, उसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म भी पैकेज का नाम ये है, लेकिन बोलते से रॉकेट थे। तो इनका भी ड्रॉबैक्स थे काफी की मल्टी, इन दोनों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जब कंटेनर का नंबर बढ़ जाता है तो ये फेल हो जाते हैं, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था इसमें। तो फिर डॉकर आया प्ले में, और डॉकर ने सारी चीजें जो है वो बहुत इजी कर दी। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो थी उनकी कंटेनर डी वगैरह की वो बहुत लेंदी होती थी, डिफिकल्ट टू राइट होती थी। अब डॉकर का क्या है, मान लो मेरा अभी इनिशियली कंटेनर खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है, और जो हम सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे VMware हम इंस्टॉल करने चले, मुझे एक उबंटू का VM बनाना है, ठीक है, तो मिनिमम 4 GB रैम मुझे अलॉट करना पड़ेगा उस VM को, और स्टोरेज मिनिमम 200 GB या 100 GB है वर्चुअलाइजेशन में। ठीक है, एक लिमिट रहता है कि उबंटू का मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका एक रिक्वायरमेंट होता ही है। जैसे मान लो अगर आप उबंटू को 1 GB रैम दोगे नहीं चलेगा ढंग से, तो मिनिमम 4 GB देना पड़ता है, क्योंकि 2 GB रैम जो है होस्ट ले जाता है, होस्ट फाइल ले जाती है, ठीक है, तो 4 GB रैम उसे देना पड़ रहा था हमें, तो हमारे 16 में से 4 GB रैम वो कंज्यूम कर रहा था, 1 TB में से 200 GB डेटा कंज्यूम कर रहा था, और जब वो VM भी चलेगा, सिस्टम भी चलेगा, तो जो हमारे थ्रेड्स हैं वो भी यूज होंगे, प्रोसेसर पे भी लोड पड़ेगा, ठीक है। तो डॉकर ने क्या करा, डॉकर का जो पैकेज है लिनक्स के लिए, उसका साइज है 65 MB लिनक्स के लिए, 65। डॉकर विंडोज वगैरह के लिए डॉकर डेस्कटॉप है, एप्लीकेशन है, उसका साइज है 250 MB, ठीक है। तो अब मान लो मैं एक Node.js का एप्लीकेशन है, मेरे को कंटेनर के अंदर चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले डॉकर फाइल लिखी जाती है, ठीक है, इतना मैं ये बस बता रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, एक लाइन इतना सब नहीं करते, उनको बस बोलना है कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन चलाएंगे। कंटेनर इसमें क्या होता है, इसमें हम स्टेप्स होते हैं कुछ डॉकर फाइल लिखने के जो हम मेंशन करते हैं। अब मान लो Node.js का एप्लीकेशन है, तो पहला एनवायरनमेंट उसे क्या चाहिए, या तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उसे, या तो उबंटू या विंडोज, तो यहाँ पहली लाइन में हम मेंशन कर देते हैं फ्रॉम उबंटू। तो ये पहले स्टेप में एग्जीक्यूट करने में इस कंटेनर में उबंटू का एक एनवायरनमेंट डाल देगा, UBU, ठीक है, इस स्टेप पे इसने ये डाल दिया कंटेनर में। फिर उसके बाद दूसरा, उबंटू के बाद हम अब Node.js का एप्लीकेशन है तो नोड चाहिए होगा, तो फ्रॉम नोड कॉलन वर्जन यानी कि 40। ये रियली में भी ऐसे ही लिखी जाती है कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि मैं सिंपल करके लिख रहा हूँ, डॉकर फाइल में ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, फ्रॉम उबंटू आगे वर्जन डाल दो, चलो 20.04 उसका वर्जन चल रहा है, अभी तो 22 चल रहा है, लेकिन LTS स्टेबल ये वर्जन। फिर नोड डाल दिया हमने, तो फिर इसने अगली लेयर बना दी नोड की कंटेनर के अंदर एंड, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट की फाइल्स है उसमें यहाँ लिख देते हैं हम COPY डॉट 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 डॉट। बेसिक जो सिंगल डॉट होता है लिनक्स में, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है हमारी, जिसमें हम अभी हैं, जहाँ डॉकर फाइल प्रेजेंट है, और ये जो फाइल ये बताता है कंटेनर के अंदर की करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हमने क्या करा, जो हमारी मशीन पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी थी उससे सारी फाइल कंटेनर के अंदर डाल दी। तो अब यहाँ पर नोड और उबंटू के एनवायरनमेंट के अंदर हमारी फाइल्स आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पर एक अलग स्टेप होता है रन, यानी कि अब इस कंटेनर के अंदर आपको क्या कमांड रन करनी है। तो नोड की एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए कमांड होती है node index .js। अब ये इतनी सी फाइल लिखी है हमारी, नोड का उबंटू इंस्टॉल हो गया, तो हमें अलग से वो नहीं करना पड़ता है, कुछ नहीं, जो हमारा विंडोज है लिनक्स है उसमें आप इंस्टॉल करो, इसी में बताता हूँ ना आपको। अब ये कर दिया, यहाँ हमारी एप्लीकेशन चल गई, कंटेनर चलते हैं सारे बैकग्राउंड में। अब आप किसी भी नोड का कंटेनर उठाओगे ना, उसका मैक्सिमम मेमोरी जो कंज्यूम कर रहा होता है मुश्किल से मुश्किल 25 MB 30 MB। जो लास्ट देखा था मैंने टॉप फैकल्टी का, तो क्योंकि उसका बड़ा मॉड्यूल भी था, वो कर रहा था 80 MB। और फ्रंट एंड का कोई करेगा, फ्रंट एंड से रिएक्ट एंगुलर हो गया, तो वो मैक्सिमम जाते हैं 200 MB पे। अब मतलब डिफरेंस देखिए कहाँ में चार्ज, अगर इस तरीके से यूज करते, अगर वर्चुअलाइजेशन यूज करते तो मे भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है, 16 32 64 यूज पड़ सकता है। अब इसमें जहां हम 4 GB में एक मशीन चला पा रहे थे, यहाँ पर हम 4 GB में पता नहीं 400 कंटेनर चला देंगे, ठीक है।
ये हो गया, अब फ्रंट है, अब ये हो गया। अब इसमें दो कंडीशन आती हैं। एक, ये तो मैंने बेस इमेजेस ले ली थी ओरिजिनल, इसमें आती है एक इमेज एल्पाइन। एल्पाइन ये बेसिकली और कंप्रेस्ड इमेज होती है। इसके यूज करने के प्रेफर इसलिए नहीं करा जाता है, कुछ फंक्शनैलिटी ऑलरेडी वहां पे डॉकर पे रहती है, बस हमें नाम देना होता है, ये वाली यूज करनी है ना, और कंप्रेस करने के लिए उसके डेटा कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, एल्पाइन इसलिए प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि कुछ फंक्शनैलिटीज, कुछ पैकेजेस नहीं होते हैं इनमें, कंप्रेस करने की वजह से हटा दिए जाते हैं। वो हमारा लक है कि वो पैकेज हमें एप्लीकेशन में अपनी में चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, वो डिपेंड करता है, मोस्टली चल जाता है। अब इस एल्पाइन को यूज करके ये 25 MB का साइज आ जाता है 10 MB में और 15 MB। नॉर्मली 4 GB का काम हम 10 MB में कर सकते। तो ये बेनिफिट आया वर्चुअलाइजेशन तो कंटेनराइजेशन का वर्चुअलाइजेशन पे। ठीक है, तो अब कंटेनराइजेशन के टूल्स जो है जो यूज हो रहे हैं वो बेस्ट मोस्टली यही है, डॉकर। आज के और अगले 5-10 साल कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर आ गया कंटेनराइजेशन। ठीक है, अब ये हटा दूं? हाँ, इसके नीचे फिर वो लिख दूंगा ना, ये मतलब कौन कौन ये यूज करें। ठीक है, अब क्या हो गया, ये कंटेनर बन गया। अब जो हमारा ये कंटेनर बना है, इसे चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, सर्वर्स चाहिए, मशीन्स चाहिए। तो अब जो बेसिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं बेसिकली 3 है, AWS, GCP और Azure, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। और सेम ये कंटेनर्स हम ऑन प्रेम में नहीं इसको कर सकते हैं वही है सर्वर में, बट स्केलिंग में टाइम का वो इशू है। स्केल मतलब मान लो जैसे एक हमने VMware बना दिया, उसमें हमने कंटेनर चला दिए, एक सर्विस के लिए तो बनेगा वो VM, दूसरी सर्विस ऐड हुई, फिर दोबारा VM बनाओ, फिर दोबारा उसमें कंटेनर डालो, तो वो मैनुअल एफर्ट हो जाएगा ज्यादा। अच्छा, तो अब डॉकर को चलाने के लिए चाहिए हमें सर्वर्स। और सर्वर्स को बेसिकली, सर्वर्स तो हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, बेसिकली उन्हें कहा जाता है कंप्यूट इंजिन्स, जहाँ पर सारा कंप्यूटेशन होता है। ये सब कंप्यूटेशन है, कंप्यूट इंजिन्स। तो ये 3 क्लाउड प्रोवाइडर्स है और ये हर तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट मार्केट शेयर सबसे ज्यादा AWS का है 33%, ये लास्ट मैंने चेक करा था। बाकी और छोटे मोटे क्लाउड प्रोवाइडर्स भी हैं, लेकिन सबसे वाइडली यूज AWS है। क्यों? क्योंकि सर्विस, हर चीज की सर्विस है इनके पास। इनमें ये लिमिटेशन है कि कुछ कुछ चीजों की सर्विस नहीं मिलती है आपको, जैसे AWS का अपना काफका का सर्विस है, इनके पास नहीं है। तो ये वाइडली यूज्ड है और इनकी प्राइसिंग भी बहुत ज्यादा है Azure और GCP की। अच्छा, कंपैरेटिवली AWS या पे एज यू गो पॉलिसी फॉलो करता है, जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको चार्ज लगेगा। इसमें Azure का जो DevOps है उसमें मंथली प्लान है, आपको लेनी पड़ेंगे $56, $60, $70, चाहे यूज हो चाहे ना हो, आपको लेना पड़ेगा। इसमें पे एज यू गो पॉलिसी यूज होती है, पे एज यू गो। तो कंप्यूट इंजन्स पैरेलल, तो अब जो डिफरेंट प्रोवाइडर्स हैं, डिफरेंट कंप्यूट इंजन्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे AWS का आपने नाम सुना होगा काफी, EC2, इसका फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ठीक है, तो ये बेसिकली अब यही है, ये सर्वर्स क्रिएट करते हैं। आप किसी भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, ठीक है, चूज कर सकते हो जितना रैम देना वो सब। तो इसमें 2 GB रैम में काम हो जाता है आराम से। तो जैसे इसका क्या कहते हैं, कंप्यूट इंजन है। जो Azure है, Azure में इसको कहते हैं VM, वर्चुअल मशीन, उसमें उन्होंने वर्चुअल मशीन ही रख दिया नाम। और GCP वालों ने इसका नाम रख दिया कंप्यूट इंजन। तो सर्विस सेम है, नाम अलग अलग है, बस कंसेप्ट इनका पूरा सेम है तीनों में। जो काम यहाँ होगा सर्वर बनाने में, वही चीजें यहाँ पर होंगी, मतलब नेटवर्क एनेबल करना, पोर्ट ओपन करना, वही सेम चीज इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, बस नाम अलग है और कंसोल का डिजाइन अलग होगा। तो डॉकर कंटेनर बनेगा, वो कंटेनर बनेगा कंप्यूट इंजिन्स पे। कंप्यूट इंजिन्स AWS प्रोवाइड करता है, सर्विस का नाम है EC2। Azure प्रोवाइड करता है कंप्यूट इंजन VM नाम से, वर्चुअल मशीन्स। और GCP की सर्विस का नाम है कंप्यूट इंजन। ठीक है, अब ये सर्वर क्या हम बेसिकली कितना भी वो कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा सकते हैं। ये है बेसिकली CPUs के लिए। अब GPU पे जाना है अगर आपको, तो वो अलग चीज आ जाती है। GPU का फिर और कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनका प्राइसिंग भी बहुत हाई होता है। GPU में क्या होता है बेसिकली, जैसे ये जो आपके इंस्टेंस बनेंगे नॉर्मल वाले CPU,
उसमें एनवीडिया का कोई ग्राफिक वगैरह कुछ नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, वो सिंपल सीपीयू होगा। और जो जीपीयू होगा उसमें सीपीयू जीपीयू दोनों होगा। तो जीपीयू बेसिकली यूज होता है लाइक एआईएमएल मॉडल्स जितने भी होते हैं उनको चलाने के लिए। तो उसमें क्या होगा, कोड चलेगा सीपीयू पे और मॉडल जो रन होगा एआई का या एमएल का वो होगा जीपीयू पे रन। ठीक है, फिर दूसरा जो पार्ट आ जाता है वो आता है CI/CD। तो CI मीन्स कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। और CD मीन्स कंटिन्यूस डिलीवरी, UOUS डिलीवरी। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं अपनी कंपनी में या मोस्टली जो कंपनी है उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स का डिप्लॉयमेंट करा है, तो जितना मैंने ऑब्जर्व करा है उसमें जो हम करते हैं वो हम सिर्फ ये पार्ट करते हैं। कोड गिट पे पुश हुआ, डिप्लॉय हो गया। इसमें जो चीज होती है वो होती है, काफी स्टेप्स होते हैं इसमें। पहला होता है कोड क्वालिटी चेक करना। उसके लिए टूल यूज होता है सोनार क्यूब। फिर होता है वल्नरेबिलिटी चेक करना। उसके लिए जो मोस्टली यूज टूल है वो प्रिज्मा क्लाउड। ये क्या, अब इसको बताऊंगा क्या क्या करते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट केसेस जो होते हैं उसके लिए लाइक ऑटोमेशन टेस्ट केसेस, सेलिनियम वगैरह हो गया, ये इंटीग्रेट करते हैं सेलिनियम। तो ये वाला स्टेप क्या करता है, कोड क्वालिटी ये भी टेस्ट केस से जो टेस्ट केस लिखते हैं हम अपने, उससे इसकी कवरेज निकलती है कि जो आपने टेस्ट केस लिखे हैं उससे आपका कितना % कोड कवर हुआ है, चल रहा है, वो सोनार क्यूब टेस्ट करता है। फिर इसका कुछ पर्टिकुलर हम क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि अगर 20% कोड कवर हो रहा है टेस्ट केसेस से तो इस स्टेप पे जाए। ये स्टेप क्या करता है, जो हमारे पैकेज.json या जो डिपेंडेंसीज हम थर्ड पार्टी इंस्टॉल करते हैं उसमें कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, किसी हैकर ने कुछ वो तो नहीं स्क्रिप्ट तो नहीं डाला जो हम अपने में डालें और वो हमारा डेटा ब्रीच कर दे सारा। वो चेक करता है प्रिज्मा क्लाउड। अगर नहीं मिलती है तो वो जाता है फिर यहाँ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। फिर सेलिनियम में दोबारा टेस्ट केसेस रन होते हैं, सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं, तब वो जाता है कंटिन्यूस डिलीवरी में। तो CI/CD का ये पार्ट होता है। तो अभी हम बेसिकली मोस्टली फॉलो हो रहा है CD का हो रहा है, CI पार्ट वो कर रहे हैं मैक्स वाले, मैक्स में हो रहा है, मैक्स में दोनों हो रहा है। सोनार क्यूब भी है उनका, और इसके लिए दूसरा वो यूज कर रहे हैं, वो मुझे याद नहीं है कौन सा है। और लास्ट जो 2 लेयर बताया वो तो लास्ट जो सेकंड लास्ट लेयर था, मतलब वो है वो सिर्फ सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये सिक्योरिटी जो हम थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें कोई पेनिट्रेशन टाइप स्क्रिप्ट तो नहीं है, कोई बिटकॉइन माइनिंग की स्क्रिप्ट तो नहीं है इस टाइप, इससे इस तरीके से। ठीक है, कंटिन्यूअसली क्लाउड वगैरह थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस है ना केवल इसमें, प्रिज्मा क्लाउड और सोनार। हाँ ये सब सर्विसेज है, सर्विसेज है ना। हाँ इनका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करते हैं जो हमारी पाइप जैसे या तो हम अपने कोड में कर सकते हैं, अदरवाइज जहाँ हमने पाइप, अभी ये CI/CD के टूल्स होते हैं, टूल्स जो बेसिकली वाइडली यूज्ड है सबसे ज्यादा और जो ओपन सोर्स है फ्री, जिसका पैसा नहीं है और काफी अच्छा टूल है, वो है जेनकिंस। ओपन सोर्स उसके बाद है गिटहब एक्शंस। गिटहब एक्शंस इसके हैं 2000 मिनट्स फ्री। फिर ऐसे ही सेम बिटबकेट का भी है, इनकी बिटबकेट की रिपोजिटरीज है, उसका है बिटबकेट पाइपलाइन। जिनका गिटहब पे है, गिटलैब पे है सॉरी, उसके लिए है गिटलैब CI। गिटलैब CI ये भी इनका भी इतना ही कुछ लिमिट है, बाकी इनका प्रीमियम लेना पड़ता है। फिर जो पेड ही है शुरू से वो है सर्कल CI। ये कुछ टूल्स है जो आप सजेस्ट कर सकते हो क्लाइंट को, इनके बेनिफिट्स और वो सब बताऊंगा। ये पेड है, मैक्स में भी यही यूज हो रहा है सर्कल CI। फिर एक टूल और है ट्रेविस CI, ये भी पेड है। तो इन सब में जेंकिंस बेस्ट इसलिए है क्योंकि जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं पैसे देके या जैसे भी है वो ये फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। कंसोल मिलता है प्रॉपर, गिटहब एक्शंस में कंसोल नहीं मिलता है। ठीक है, बिल्ड टाइम लिमिटेड है, 2000 मिनट के बाद पैसे मांगेगा। ठीक है, अलर्ट्स नहीं देता है कि बिल्ड फेल, जैसे हमने
मैंने अभी डेवऑप्स का चैनल बनाया, उसमें जेंकिंस ही डाला हुआ है मैंने। जेंकिंस से मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है टीम्स को, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो जो भी बिल्ड चलता है वहाँ पे, फेल होता है, सक्सेस होता है, वो सब नोटिफिकेशन भेजता रहता है। ठीक है। बिटबकेट, गिटलैब, इनका भी ये सीन है गिटहब एक्शंस जैसा, इतना लिमिटेड टाइम है, कंसोल नहीं मिलता है। ठीक है। सर्कल सीआई, ट्रेविस सीआई, ये भी बिल्कुल इसके जैसे हैं। सारी सर्विस अलर्ट्स वगैरह हो गया, कंसोल हो गया, ये सब चीजें। बट ये शुरू से ही पैसा मांगते हैं, पैसा दो तभी सब मिलेगा। ठीक है। तो ये ओपन सोर्स अगर क्लाइंट पैसा देने को रेडी नहीं है अभी स्टार्टिंग में, तो सीआई में हम उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं, अगर उसका एप्लीकेशन बड़ा है थोड़ा, अगर हमें लग रहा है कि डेवलपमेंट टाइम ज्यादा है, इसमें बिल्ड टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये कर सकते हैं। बट हमें लगता है अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट है जैसे इलेक्ट्रिक वन जैसा, तो उसमें हम ये सजेस्ट कर सकते हैं इन तीनों में से। 2000 मिनट्स बहुत होते हैं, पर बहुत टाइम, मतलब हमारा तो ये था कि बिल्ड टाइम, बिल्ड इनिशिएट हुआ, कोई बिल्ड 40 सेकंड में खत्म हो गया तो वो 2000 में से कट जाएगा। अच्छा। 1 मिनट में खत्म हो गया तो वो 2000 मिनट में से खत्म हो जाएगा। 2000 मिनट्स ऑफ बिल्ड टाइम। ठीक है। तो छोटे प्रोजेक्ट्स को हम ये कर सकते हैं, और जिन क्लाइंट पे लग रहा है पैसा है दे सकते हैं, तो हम पेड सर्विस रखते हैं। इसमें क्या रहता है कि ये मैनेज रहती है, हमें एक बार डिप्लॉय करने के बाद कोई टेंशन नहीं है, जो होगा वो देखेंगे। ये हमें प्रॉपर्ली खुद मैनेज करना पड़ेगा। और इनकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है वो लिखी जाती है YAML, YAML फाइल, एक .YAML फाइल बनती है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, और YAML का फुल फॉर्म होता है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। तो ये CI/CD का था। तो इसमें हम सजेशंस ये दे सकते हैं कि अगर आपको सिक्योरिटी पर्पस है तो आप ये चीजें भी कर सकते हैं, कोड क्वालिटी चेक करिए, वल्नरेबिलिटी चेक करिए, सेलेनियम टेस्ट केसेस चेक करिए, टूल्स इनमें से कुछ भी एक सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी क्लाउड प्रोवाइडर भी अब जो सजेस्ट करना है वो हम क्लाइंट के बैकग्राउंड को देख के कर सकते हैं। अगर पैसा है तो एज्योर, क्योंकि बड़ी एप्लीकेशन जैसे जैसे होती जाती हैं तो एज्योर इज प्रेफर्ड। काफी मैंने देखा है कि जो बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, रीजन ये है कि इसकी जो सर्विसेज हैं वो डिजाइन की वजह से AWS है। AWS में मिनिमम इंस्टेंस जो अवेलेबल है वो 1 GB रैम तक का भी है, बट इसमें है ही नहीं वो चीज। इसमें सपोर्ट ही वो ऐसी एप्लीकेशंस को दे रहे हैं जो बड़ी हैं, लाइक इसमें मिनिमम 4 GB या 8 GB रैम से शुरू होता है। तो इसलिए उन्होंने इंफ्रा अपना रखा ही ऐसे है कि ये लार्ज स्केल एप्लीकेशंस को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और GCP का भी इनका भी कॉस्टिंग हाई है, बट इनके में हर तरीके का अवेलेबल है। बट GCP मतलब सबसे कम यूज है, GCP कम यूज होता है GCP का भी। फिर उसके बाद वर्जन कंट्रोल आ जाते हैं, जैसे हम ये गिटहब वगैरह हो गया, इनको हम ये भी डेवऑप्स में ही इंक्लूड करे जाते हैं। तो इसमें तो आपको बेसिकली सब पता ही होगा, ये तो सब मोस्टली गिटहब यूज कर रहे हैं, गिटहब यूज कर रहे हैं। बिटबकेट हो गया, फिर गिटलैब हो गया। ठीक है। ये सब चीजें तो आपको आइडिया होगा ही। गिटहब का तो क्यों सर फिर बताना है इसमें वर्जन कंट्रोलिंग में। फिर आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, जो हमारा सर्वर है, हम एक सर्वर बना रहे हैं, तो उसमें हम पहले पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे सारे, लाइक मान लो डॉकर डालना है। अब मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसकी 7 माइक्रो सर्विस है। ठीक है। और उसमें रिपीटेटिवली मुझे कुछ काम करना है, वो हो गई जैसे नोड इंस्टॉल करना, डॉकर इंस्टॉल करना, nginx इंस्टॉल करना, ये सब चीजें। ठीक है। तो ये मैं या तो बार बार मैनुअली करूँ या फिर मैं यूज कर सकता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली एक स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और वो स्क्रिप्ट चला दी जाएगी उन सर्वर्स में, ऑटोमेटिकली चल जाएगी गिटहब से। जैसे हम पुश वगैरह करेंगे तो वो ये इंस्टॉलेशन वाला काम उन सर्वर्स में ऑटोमेटिकली कर देगा अपना। तो इसके लिए जो टूल यूज करे जाते हैं वो करा जाता है, अब अभी जो वाइडली यूज हो रहा है वो है Ansible। फिर जो इससे पहले यूज होता था वो था शेफ, और सबसे लास्ट जो इनिशियली यूज होता था, जो अब अबैंडन हो गया है प्रॉपर्ली, वो है Puppet। ठीक है। तो इनका बेसिकली बस काम ये होता है कि सर्वर बनाया, उसके बाद सर्वर बनाने के लिए जो फिर एप्लीकेशन चलाने के लिए जो हमें वो चाहिए इन्वायरमेंट, वो हमें मैनुअली इंस्टॉल ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली हो। उसके लिए हम इसकी नॉर्मल एक YAML फाइल बनती है, उसमें बस हम स्टेप्स लिख देते हैं। स्टेप 1 इंस्टॉल Node.js, स्टेप 2 इंस्टॉल डॉकर, स्टेप 3 इंस्टॉल ये फलाना ढिमकाना। फिर उसके बाद जो हमारी ये कंटेनराइजेशन डॉकर फाइल होती है
उसे अटैच कर देते हैं उसमें, तो वो ये सब इंस्टॉल करने के बाद डॉकर इंस्टॉल करता है और हमारा इंस्टॉल ये चला देता है एप्लीकेशन अंदर उसके। ठीक है, तो ये था बेसिक डेवऑप्स का। कंटेनराइजेशन, CI/CD, वर्जन कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्लाउड प्रोवाइडर्स की सर्विस ये हो गई। अब जो और सर्विसेज हैं फर्दर जो क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो होती हैं स्टोरेज सर्विसेज, मीडिया को स्टोर करने के लिए। तो वो AWS जो प्रोवाइड करता है, ये आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा, S3 बकेट। ये सिर्फ मीडिया स्टोर करने के लिए होता है, इमेजेस, वीडियोस, या आप अपना बिल्ड भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो फ्रंट एंड का, और यहीं से S3 का URL मिलता है, उससे आप एक्सेस कर सकते हो। जो Azure प्रोवाइड करता है स्टोरेज की सर्विस, वो है Azure ब्लॉब स्टोरेज सर्विस का आप नाम यूज कर सकते हैं। और जो GCP करता है, वो करता है ये क्लाउड स्टोरेज। फिर डेटाबेस सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइड करता है। तो AWS का जो है वो आपको पता होगा, RDS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। तो इसमें सिर्फ SQL वाले डेटाबेसेस बना सकते हैं, पोस्टग्रेस, MySQL, Aurora, ये सब चीजें। फिर दूसरा होता है NoSQL यानी कि MongoDB टाइप जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। तो उसके लिए है DynamoDB, डॉक्यूमेंट DB। ठीक है, तो ये बेसिकली सर्विसेज है जो हर प्रोजेक्ट में यूज होती है। कंप्यूट इंजन, स्टोरेज सर्विसेज एंड डेटाबेस, इसका आप इसमें सजेशन दे सकते हैं जो भी क्लाइंट मांगे। कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर, उसको भी आप कर सकते हो कि AWS क्यों यूज करना है, पे एज यू वो पॉलिसी है, हर चीज की मैनेज सर्विस यूज है। ठीक है, फिर उसके बाद कुबरनेटिस वगैरह करना है। चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। पे एज यू गो, इसका सिग्निफिकेंस क्या बताया होता है? पे एज यू गो पॉलिसी, इट मींस यू विल पे ओनली फॉर द रिसोर्सेज यू यूज। जितना भी आप यूज करोगे, जितने टाइम तक यूज करोगे वो। अब ये हो गया कि, और ये CI/CD सिमिलर है, मतलब CI/CD आप बता रहे थे ना, ये सब के लिए हम CD यूज कर रहे हैं, अभी हम CD यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्विसेज जो टूल्स हैं, Jenkins इज लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, GitHub, GitLab फ्री अप टू 2000 minutes of build time, and ये पेड है। ठीक है, तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो डिप्लॉयमेंट के क्योंकि बिल्ड स्मॉल है, उनमें ये 2 से 4 तक में सजेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लाइक फॉर द लॉन्ग, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन इजी है। Jenkins का जो इनिशियल सेटअप होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, टाइम टेकिंग, 1 दिन या 2 दिन लगता है। और फिर उसके बाद अब जैसे हमारे कंटेनर्स आ गए। अब मान लो एक प्रोजेक्ट था हमारा जिसमें वो काम कर रहा था आमिर, बैंगलोर का था, कुछ याद नहीं है मुझे प्रोजेक्ट का नाम, आमिर सोहेल, जिसमें कर रहा था। उसमें बग फिक्सेस आते थे बस। चलो जो भी था XYZ, उसमें टोटल 27 माइक्रो सर्विसेज थे बैकएंड पे। तो अब 27 कंटेनर हम अलग अलग बना के मैनेज करना कैसे, नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो उसमें फिर एक टर्म यूज होता है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन मींस कंटेनर्स को मैनेज करना। ठीक है, तो उसके लिए जो टूल आया हुआ है Kubernetes, मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए सिंपल भाषा में कदम, एक मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए Kubernetes यूज कर सकते हैं। उसका डॉकर का भी एक टूल है, डॉकर कंपोज, उससे भी हम मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज कर सकते हैं। बट Kubernetes की हेल्प से क्या हो सकता है, क्यों हम Kubernetes यूज करते हैं, डॉकर कंपोज नहीं करते? Kubernetes जो है जीरो डाउन टाइम के साथ कंटेनर्स को मैनेज करता है। अपने आप वो रेप्लिका सेट्स बनाता है कंटेनर के, अगर एक कंटेनर डाउन है दूसरा अप हो जाएगा। एंड Kubernetes को हम Kubernetes की हेल्प से हम स्केल कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मान लो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इसमें बहुत अच्छी है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मींस कि मशीन्स को 27 अलग-अलग डिफरेंट कंटेनर्स चल रहे हैं। हाँ,
उसमें से 4 अगर डाउन हुआ तो वो 4 नया क्रिएट कर 4 अपने आप ऑटोमेटिकली उसी नए 4 क्रिएट को कर देगा, upgrade सेम कॉन्फ़िगरेशन के सेम साथ, कॉन्फ़िगरेशन के साथ, सेम एप्लीकेशन के साथ, हमें कोई भी कुछ नहीं सर्विस करना, रुकेगी नहीं। हमें कुछ नहीं करना है। तो इसमें ऑटो स्केलिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है, कुबरनेटिस में 0 डाउन टाइम है, रेप्लिकेशन अपने आप क्रिएट करता है, और सिंपल एक फाइल, एक या 2 फाइल बनती है इसकी, deployment.yml और ingress, मतलब जो पोर्ट्स वगैरह की होती है। इन 2 फाइल से हम कितने n नंबर ऑफ कंटेनर्स को मैनेज कर सकते हैं, 1000 2000। गूगल ने इनिशियली कुबरनेटिस अपने इंटरनल प्रोजेक्ट बनाया था, बट उनको लगा कि ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, मार्केट में लाना चाहिए, तो इन्होंने मार्केट को कर दिया। सिस्को की हेल्प से इन्होंने बनाया था गूगल ने, और अब मार्केट में है। फिर उसके बाद एक कंसेप्ट और आपने सुना होगा कि सर्वरलेस, जो हम कर रहे थे अभी। तो सर्वरलेस बेसिकली क्या होता है, इसमें हम कंप्यूटर इंजन यूज नहीं करते। जो हमारा कोड है ये हम डायरेक्टली क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं, यानी कि किसी और के कंप्यूटर पे, यानी डेटा सेंटर में। तो इसके लिए जो मोस्ट वाइडली यूज सर्विस जो हो रही है अभी विद इन अमंग ऑल दी 3 क्लाउड प्रोवाइडर्स, दैट इज AWS लैम्डा। लैम्डा फंक्शन, तो बेसिकली हम डायरेक्टली वहाँ फंक्शंस लिखते हैं, और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है या प्रो है कि लैम्डा का हमने मान लो एक XYZ फंक्शन लिख लिया, ठीक है, तो इसका बेसिक कंप्यूट का तरीका क्या होता है कि रिक्वेस्ट आई, एक वर्चुअली एक कंटेनर बनेगा, कंप्यूट होगा, और ये कंटेनर खत्म हो जाएगा। अब 1 लाख रिक्वेस्ट अगर एक साथ आ गई तो ये 1 लाख कंटेनर अपने आप बना देगा, कंप्यूट कर देगा और बंद भी कर देगा। तो ये इसलिए लैम्डा वाइडली यूज्ड है सर्वरलेस में। और इसका सर्वरलेस का सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं उसे एडवांटेज है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्करेंसी। वो यही है जो मैंने बताया आपको कि कंकरेंट यूजर्स एंड नंबर ऑफ कंकरेंट यूजर्स ये हैंडल कर लेगा विदाउट एनी फॉल्ट। तो ये था बेसिकली सब कुछ इन अ नटशेल। इसमें सर्वरलेस में हमें फिर सर्वर्स में डिप्लॉय नहीं करना नहीं, सीधे क्लाउड में। इसमें भी कोड जो बैकएंड का कोड AWS लैम्डा में लिखते हो ना, वही लैम्डा में लिखा तो कंसोल पे लिख लो वहीं पर, या फिर आप अपने लोकल से लिख के लैम्डा का पुश कर सकते हो। समझा नहीं। जैसे हम अभी कोड लिख के गिटहब पे डालते हैं, इंस्टेड ऑफ गिटहब पे डालना और डायरेक्टली लैम्डा पे चला जाएगा। लैम्डा पे डिप्लॉय अपना फंक्शन में। उसमें कोडिंग में कुछ चेंजेस होते हैं या कोडिंग वैसे ही? हल्का बहुत सिंटैक्स में चेंज आता है, सिंटैक्स चेंज हो। जैसे कोड नोड में हम लिखेंगे एसिंक फंक्शन, तो कोड लिखेंगे, इसमें हमें बार बार मतलब जो लिखना पड़ता है एक्सपोर्ट्स डॉट हैंडलर करके, फिर अपना कोड लिखना पड़ता है। थोड़ा बहुत सिंटैक्टिकल चेंज है, एक दिन में आराम से ग्रैब करा जा सकता है। उसको हमें सर्वर पे नहीं डालना है, सीधा AWS लैम्डा में डालना है, क्लाउड पे चलेगा सब कुछ। तो पैटर्न तो रहेगा, मतलब पैटर्न तो रहता है, कुछ नहीं रहेगा आपका कोड, कुछ नहीं रहेगा, सब कोड से डिप्लॉय हो जाएगा सीधा फंक्शन में। APIs तो दोगे ना? मैं दिखाता हूँ। APIs तो रहेंगे। वो AWS लैम्डा का एक एंड पॉइंट मिल जाता है, लैम्डा का एंड पॉइंट मिल जाता है। वही बता रहा हूँ कि इनपुट और उसका रिस्पांस कुछ तो दोगे। सब मिलेगा, कंटेंट क्या करेगा उसमें? सब मिलेगा, मतलब इसमें ये सब कुछ जो है AWS पे ही सब कुछ AWS पे होगा, बाकी सब चीज सब रहेगा। में ये सब जो कंटेनर और उसका इमेज डॉकर इमेज वो कुछ बनाना, नहीं डिप्लॉय करना, ये सब खत्म। सर्वरलेस कोड रिव्यू, मर्ज पुल, पुश जो भी ये सब सर्वर पे होगा, कर सकते हो आप। मतलब कोड रिव्यू कराना वो तो रिव्यू पहले ही हो जाएगा, डिप्लॉयमेंट से पहले हो जाएगा। एक बार चला गया तो मुश्किल है। नहीं, रिवर्ट रोल बैक वगैरह सब अवेलेबल है।